सत्संग व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार। इस क्रम के प्रशिक्षण में 25-26 से अधिक एपिसोड हो चुके हैं। उस पूरी प्राचीन धारा पर हम हैं कि आत्म उत्कर्ष किन 5 स्तरों से होता है। आत्म अवलोकन, आत्मदर्शन अथवा निरीक्षण, आत्म परिष्कार, आत्मविकास, आत्मनिर्माण, आत्मविकास पर यात्रा। कल उल्लेख आया कि जन्म से आई क्षमताओं को विकसित करने का दायित्व मनुष्य का है। पुष्प पूरी तरह पल्लवित हो, ये दायित्व भी पुष्प का है, हमारा है। हम अपनी क्षमताओं के विषय में जान पाएं, यूं तो ये कार्य हमारी बाल्यावस्था में हमारे अभिभावकों और हमारे आसपास के और मनस्वियों के द्वारा भी सहज किया जा सकता है, समझ में आए। पर नहीं भी आया, आयु कुछ भी हो गई, मनुष्य की आयु कभी नहीं होती। अगर आप आध्यात्मिक हैं, अगर आप आध्यात्मिक हैं और आप इस सत्य पर गहरा विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म और कर्म फल अकाट्य है। प्राचीन भारतीय मनीषा का आधार यही है, कर्म का फल है और इस जन्म तक वो सारी यात्रा सीमित नहीं है, इसके उपरांत भी आगे यात्रा है, पुनर्जन्म। अगर इस तथ्य को आप मानते हैं तो जीव की आयु नहीं, शरीर की आयु है। ये मानने से सुविधा क्या होगी? पहली बात तो ये कि अकाट्य सिद्धांत है। आप भले ही उसे आज अपने गहरे संज्ञान में चरितार्थ नहीं कर पाए, फिर भी मान लेने से आप एक आधारभूत सत्य को स्वीकार करेंगे। दूसरा, जो सबसे बड़ा लाभ है, पहला लाभ आप माने या ना माने, पर दूसरा लाभ बहुत बड़ा है। वो क्या? आपने जो अपने आप को कई बातों में काट बांट बांध रखा है, अब कहाँ उम्र रही, अब समय निकल गया, अब कौन, अरे अब कैसे, नहीं अब नहीं, अब नहीं, ये समाप्त हो जाएगा। ये ठीक है, कुछ बातों के लिए इन बातों को कहना अच्छी बात है। लड़कों में, लड़कियों में और बड़ी आयु के लोगों में कुछ बातों का अंतर माना जा सकता है, वो आयु अनुरूप ही अच्छे लगते हैं। पर विशेष रूप से अपने भीतर की क्षमताओं को विकसित करने, पहचानने, विकसित करने के लिए कोई आयु है ही नहीं। इसी सत्संग में ही और अनेक वीडियो में मैंने सैकड़ों बार इसका उल्लेख किया कि मैंने जिद करके अपने पिताजी को, जिद माने अपनी ओर से बहुत आग्रह करके 83 साल की उम्र में कहा कि आप ज्योतिष सीखना आरंभ करो, विधिवत। वो उनके हृदय में था, कर नहीं पाए थे और जाने गए वो 88 में, उनकी उम्र 88 थी, पर उसके उपरांत 3 साल तक अध्ययन किया उन्होंने। तो कोई क्षमता के लिए कोई आयु है क्या? मैं नहीं मानता। इसलिए क्षमताओं की पहचान करना आवश्यक है और किसी भी आयु में होनी चाहिए। उसके लिए कोई आयु की सीमा, कोई आयु का बंधन नहीं है। बात क्षमताओं की हो रही है। कुछ बातें हैं जो हर आयु में अच्छी नहीं लगती, पर यह बात क्षमताओं की हो रही है। तो क्षमताओं की दृष्टि से अपनी क्षमता पहचानने के लिए अगर कोई 90 साल के वयोवृद्ध भी
किसी ज्योतिषी के सामने जाके ये पूछते हैं कि ये बताओ कि मेरे कौन से ग्रह कौन सी क्षमताओं को लेके बैठे हैं, मैं जन्म से क्या क्षमताएं लेके बैठा हूं। इस पर कोई हंस देगा तो वो आप पे नहीं हंस रहा, वो अपनी छोटी समझ पर हंसेगा, क्योंकि उसको इस बात का विश्वास ही नहीं है कि सनातन पद्धति में आने के उपरांत भी, ज्योतिष जैसी विद्या का अध्ययन विज्ञान रूप में करने के उपरांत भी उसको ये विश्वास नहीं हो पाया कि कर्म फल और पुनर्जन्म होता है। वही हंसेगा ना। तो जो इस प्रकार की बौनी समझ का है, उसकी हंसी को हंसी मानेंगे हम? नहीं मानेंगे हम। जैसे इतना बोध तक नहीं हुआ। अतः इस बात को छोड़ करके किसी भी आयु में अपनी क्षमताओं को जानने की चेष्टा करो। कुछ काम ऐसे हैं जिनके द्वारा अपने स्तर पर भी अपनी क्षमताओं को जाना जा सकता है, अपनी छिपी हुई क्षमताओं को जाना जा सकता है। हाँ, ज्योतिष अधिक वैज्ञानिक है, और जो दूसरा कोई तरीका है वो उतना वैज्ञानिक ना हो करके अपितु कहीं ना कहीं एक छोटा सा संघर्ष है जानने का कि मेरी क्षमताएं क्या है। छोटा संघर्ष है, वो तो वैज्ञानिक है। अगर आपकी कुंडली ठीक है तो वैज्ञानिक है। मुझे मत भेजना डेट ऑफ बर्थ, मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, ना मैं काम करूंगा। जो करने के योग्य व्यक्ति हैं उनके पास जाओ। बहुत सी बातों से जीवन भर में आप बचते रहे। कर्म योग के प्रशिक्षण में इस विशेष कार्य को एक एक्सरसाइज बना करके मैं देता हूं जितने विद्यार्थी होते हैं कर्मयोग प्रशिक्षण में। क्या कुछ करने से जीवन भर बचते रहे हो? तुम्हें अपने विषय में बोध नहीं होगा कि तुम जिन बातों से जीवन भर बचते रहे, पसंद ही नहीं किया, वो तुम्हारे भीतर की क्षमता से भी जुड़ी हो सकती हैं। आप तो बड़ी उल्टी बात कर रहे हो, ये तो अटपटी बात। जो मेरी रुचि में नहीं वो मेरी क्षमता में कैसे होगा? रुचियां तो तुम्हारी प्रभावित हैं, रंगी हुई हैं तुम्हारी रुचियां। इस पूरे विश्व में जितने बड़े बड़े राष्ट्र हैं, वो जितना पैसा अस्त्र शस्त्र पर खर्च कर रहे हैं, अब आने वाले समय में देखना किस पे खर्च करेंगे। आने वाले समय में शस्त्रों पर होने वाले खर्चे कम होने वाले हैं। क्यों? वो इसलिए नहीं कि आदमी सुधर जाएगा ना, अभी सुधरने में थोड़ा समय है। वो सुधरेगा नहीं, उसे पता है कि इस पर और कुछ किया तो एक सीमा के बाद ये मेरे लिए भी खतरा है और सामने वाले के लिए तो है ही, पर मैं भी नहीं बचूंगा। इसलिए कुछ समय उपरांत मनुष्य अपने ही भय से शस्त्र इत्यादि पे खर्चा करेगा। अभी रुकेगा नहीं, कम करेगा। किस पर बढ़ेगा खर्चा? क्या मनुष्य की नहीं, मनुष्य की वृत्ति तो जल्दी नहीं बदलने वाली। मनुष्य अभी विवाद से तो पीछे नहीं हटेगा, विवाद तो रहेगा। तो फिर कैसा उसका स्वरूप बदलेगा? क्या बदलेगा? अब जितना रुपया शस्त्रों पर है उससे कम खर्च, जिसे हम धारणा कहते हैं, अब उसका अंग्रेजीकरण एक और शब्द से मैं दे रहा हूं जो धारणा के बड़े विस्तार का एक अंश है, परसेप्शन। परसेप्शन मैनेजमेंट पर बहुत अधिक खर्च होने वाला है। मैं विषय से हटा नहीं हूं बिल्कुल भी बाबू, हटा नहीं हूं बेटा, नहीं हूं। परसेप्शन मैनेजमेंट पर खर्चा हो भी रहा है। अभी भी वर्तमान में बहुत सारे राष्ट्र जो समर्थ हैं वो अपनी परसेप्शन मैनेजमेंट पर छुपे रूप से बहुत खर्च करते हैं। छुपे रूप से, प्रत्यक्ष नहीं आ सकते, विज्ञापन बन जाएगा ना। पर विचारों को प्रभावित करने के लिए, अपने प्रति दृष्टि को बदलने के लिए परसेप्शन मैनेजमेंट पर बड़ा खर्चा कर रहे हैं, और ये खर्चा और आने वाले समय में बढ़ेगा। इसके स्वरूप, इसके प्रकार भी बढ़ने वाले हैं। आप देखते जाना, लड़ाइयां परसेप्शन के आधार पे होंगी। शस्त्रों की लड़ाइयां, उनकी संभावनाएं आने वाले समय में कम होंगी, क्योंकि शस्त्र पर दूसरा, अब सिनोनिम या पर्याय मैं कहूं तो वो क्या है? भस्मासुर।
भस्मासुर माने माने मैं स्वयं भी भस्म हो जाऊंगा, ऐसे ऐसे शस्त्र लगभग बन से गए हैं, नहीं बने हैं तो और 5-7 साल में बन जाएंगे। माने भस्मासुर वाले, किसी को भस्म करने के साथ स्वयं भी होना पड़ेगा। अतः शस्त्रों पर नहीं, परसेप्शन पर युद्ध होंगे। किसी की परसेप्शन खत्म करनी है, अपनी बढ़ानी है, किसी के नकारात्मक करनी है, किसी को गौण करना है, इग्नोर, इस पर खर्च होंगे। ये आपने क्यों विषय बीच में ले लिया? बात तो क्षमताओं के विकास की थी, अपनी क्षमताओं की पहचान की थी। हाँ, इसलिए लिया क्योंकि अभी तक जिन्हें तुम अपनी रुचियां अभिरुचियां मानते आए हो, तुम्हें मालूम है वो रंगी भी हो सकती हैं और वो केवल बाहर से उधार ली गई हैं। किस लिए? केवल 2 बातों के लिए। तुम्हारी जितनी भी क्षमताओं की पहचान सामान्य था, सबके साथ नहीं मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं। कुछ लोग होंगे जिनको जन्म से अपनी क्षमताएं पता लग गई या बाद में लग गई। मैं अधिकांश की बात, अधिकांश की क्षमताएं बस 2 ही बातों से प्रभावित है। किससे? केवल और केवल आधिपत्य पर, आधिपत्य पर और साथ ही साथ सुविधा पर। ये आपने क्या कह दिया? आधिपत्य और सुविधा, बड़ा टेक्निकल शब्द है ना। ये बड़ा साम्राज्य है इन दोनों का, आधिपत्य और सुविधा। आधिपत्य माने इसमें ईगो भी आ गई, अहंकार, मैं, मेरा, मैं सबसे अलग दिखूं, ईगो है बाबू। फैशन इंडस्ट्री किस पर आधारित है? मैं अपनी आंखों में सुंदर दिखूं, इस पर तो बहुत कम ध्यान है। मैं सबकी आंखों में सुंदर दिखूं, इस पर ही तो सारा खेल है। जितना खेल है वो किस पर है? इसी पर है। वो चाहे फैशन का हो, चाहे कहीं घूमने जाने का हो, कुछ भी हो। और फिर धीरे धीरे इसी आधिपत्य का विस्तार फिर लोगों पर भी होता है। मेरी सुनेगा, मेरी मानेगा, मेरी चलेगी, मुझे देखा कैसे? मैं, आधिपत्य। वो चाहे खरीदारी में हो, भीतर के दृष्टिकोण में हो, नीतियों में हो, न तोड़ फोड़ की नीति में हो, कैसा भी हो, आधिपत्य, आधिपत्य चाहिए। और सुविधा, सुविधा का तात्पर्य है कुछ भी संचय कर लेना, कुछ भी, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, सो दैट आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग, आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग। संचय, सुविधा माने संचय, आधिपत्य और संचय, सुविधा, इन दोनों में सारा साम्राज्य आ गया, जिसे आप पैसा और ताकत के नाम से भी मोटा मोटा कह सकते हो। वो मोटा मोटा शब्द है, पैसा ताकत, पर उसको अगर और गंभीर व्यापक बनाना है तो आधिपत्य और सुविधा, इससे दृष्टियां रंगी हुई हैं। मनुष्य इसी में अपनी क्षमताओं को ढूंढता है। अधिकांश बच्चे अपने कैरियर के विषय में आरंभ में इसी पर आधारित होकर सोचते हैं। बाढ़ निकलती है, बाढ़। बेचारा स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर कितना कमाता है? 20,000, 25, 40, 50, 60 लाख, 1.5 लाख रुपए तक जाएगा वो अध्यापक, और कहां तक जाएगा? और उस बाढ़ के कारण जो प्रिपरेशन कराती हैं इंस्टीट्यूट्स, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, इसकी उसकी, उनके अध्यापक, जब मुझे पता लगा था, और ये बात कितनी पुरानी बता रहा हूँ, कम से कम 7-8 साल पुरानी, साहब ये टीचर इस फलानी इंस्टीट्यूट में है जो बच्चों को 10वीं के बाद तैयारी कराती हैं प्रिपरेटरी एग्जाम्स के लिए। कितनी तनख्वाह? 1 करोड़। कितनी? 1.5 करोड़। मैंने कहा गप है ये तो, अध्यापक को इतने पैसे महीने के कौन देगा? गप है। पर जिसको मैंने गप कहा, क्योंकि मेरा बहुत सम्मान था उसकी नजरों में, उसने बेचारे ने भी पूरी तकनीकी तरीके से पूरे साक्ष्य विद एविडेंस सिद्ध कर दिया कि ये इन टीचर्स की कमी नहीं है भारत में। अब ये इंस्टीट्यूट्स अब बहुत बड़ी इंडस्ट्री हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री कि आपकी कल्पनाओं में नहीं आएगा, बाहर दिखती नहीं है आपको ये, पर इनकी इतनी जो इनकी टर्नओवर्स है, इट रन्स इनटू हंड्रेड्स ऑफ करोड्स। एंड कुछ टीचर इनके जिनको इनको
12-12 करोड़ के पैकेज देने पड़ते हैं। खैर फिर बाद में बात मैं मान भी गया, पहले तो नहीं मानी थी। पीछे क्या है? वो बाढ़ है जो हर व्यक्ति बिना पहचाने मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे फलाना बनना है, जो भी एक कैरियर मुझे बनना है। कल मैंने आईएएस का जिक्र भी किया। पीछे का रहस्य क्या है? एक ही है, आधिपत्य और संचय। और आधिपत्य और संचय के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? असुरक्षा। असुरक्षा। अच्छा, इसके पीछे आलस्य इत्यादि नहीं, वो बाद में असुरक्षा, इनसिक्योर। इनसिक्योरिटी जन्म से ही साथ चलती है, वो क्षमताओं को पहचानने भी नहीं देती, वो क्षमताओं को पहचानने भी नहीं देती। मैंने इस पर एक कार्यक्रम देखा था किसी मनस्वी का, जिसका उल्लेख आज मैं यहां करना चाहूंगा, 2 मिनट सत्संग अधिक होगा। वो लेख ऐसे मैंने सुना है, मैंने इसको किसी वीडियो में देखा है, और किसी मनस्वी का, ऐसे नहीं कि किसी ने ऐसे जैसे कहानियां बना करके कई बार व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करते हैं ना, विद एविडेंस। ऐसे मैं कहने वाला नहीं, ऐसे मैं सुनाने वाला नहीं। कहूंगा तो बता दूंगा कि मैं पुष्टि नहीं करता। एक लड़की बड़ी मेधावी, स्पोर्ट्स में, डिबेट्स में, हर चीज में बेस्ट। मन में एक शौक आ गया, देखा देखी मॉडलिंग का। बात कहां की? अमेरिका की। मॉडलिंग का शौक आया, और मॉडलिंग का शौक करने की बात किस बात की हो रही है कि लोग अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानने से चूक जाते हैं, जिन्हें वो क्षमताएं मानते हैं अधिकांशतः रंगी होती हैं। आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए भी है, आपके माध्यम से संतति के लिए भी है। लड़की को प्रभावित हो गई वो मॉडलिंग से, फैशन मॉडलिंग, जो रैंप वॉक करते हैं। मॉडलिंग में गई, सुंदर थी, यकायक सफलता प्राप्त हुई। जो फैशन इंडस्ट्री के लोग थे वहां कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट में इतनी शर्तें होती हैं कि आप के आने वाले जन्म, कई जन्म भी लिखवा लेंगे वो, अगर उनके बस में हो तो। उसमें उन्होंने कहा कि साहब, आप जिस तरह से स्माइल करती हो, उसमें एक ऐसा डिंपल सा पड़ता है, वो ठीक नहीं लगता, विशेष रूप से जब साइड से आप स्माइल करती हो। तो उन्होंने कहा इसके लिए क्या करना होगा? डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, उन्होंने कहा इसका जबड़ा तोड़ करके दोबारा एडजस्ट करेंगे। खैर कॉन्ट्रैक्ट में साइन था, जबड़ा तोड़ा गया, दोबारा एडजस्ट किया गया। सत्य घटना है। क्यों? क्योंकि वो स्माइल का डिंपल जरा सा जो है, और जबकि सामान्यतः पता भी नहीं चले क्या हुआ। उसके बाद फिर आप समझ सकते हो, लड़की थी तो और भी कई स्थानों पर उसकी सर्जरी की गई। जहां कहीं भी सर्जरी की गई, उसका परिणाम ये हुआ कि उसकी जो रिब्स हैं, ये हड्डियां, ढांचा, नीचे की रिब्स बाहर को आ गई। जहां कहीं भी सर्जरी की गई, नीचे की, परिणाम स्वरूप नीचे की 2 रिब्स बाहर आ गई। अब उन्होंने कहा कि रिब्स, 2 एक्स्ट्रा रिब्स पेट में हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इन रिब्स को निकाल दो। उसकी नीचे की दोनों तरफ की 2 ये रिब्स, पिंजर, इसमें से रिब्स भी सर्जरी से हटा दी गई। उसके उपरांत वो लड़की बीमार रहना शुरू हो गई। अंत उसका दुखद हो गया, ये सत्य है। पर पीछे क्या था? Was she not good in debates? Was she not beautiful? Was she not good in athletics? स्कूल की रनिंग में भी टॉपर थी वो। और उसकी मां कहती है कि वो दुनिया भर की कितनी विद्याओं, कलाओं में, दुनिया भर माने, मैं इसको मुहावरा अतिशोक्ति दे रहा हूं, माने बहुत सारी चीजों में शी वाज टू गुड। और उसने उधार ले लिया एक भाव। वो क्या भाव उधार ले लिया? ये उधार ले लिया कि सर इसमें आधिपत्य, जाने जाऊंगी, दिखूंगी ज्यादा जल्दी से, और संचय भी बहुत है इसमें, इसमें सुविधा भी बहुत है। अपनी नैसर्गिक क्षमता को पहचान पाने के अभाव में, मैं ये नहीं कहूँ उसने गलत किया, उसने वो किया जो उसको उस समय समझ आया, ठीक है, अपनी समझ के अनुसार।
पर हम आस-पास से बहुत कुछ बटोर करके अपने साथ बड़ा अन्याय कर जाते हैं। ऐसे में आवश्यकता है हम अपनी क्षमताओं को पहचानें, जिन्हें हम अपनी क्षमताएँ मान रहे हैं, आवश्यक नहीं वो हमारी क्षमताएँ हैं, वो तो अधिपत्य कि प्राचीन भारतीय मनीषा की दृष्टि से बोल रहा हूँ। पाश्चात्य राष्ट्रों में ये बातें इस रूप में नहीं पढ़ाई जाती, ना बताई जाती, उनके स्केल ही अलग हैं। पर मूल तो मनुष्य के भीतर संचालक वही है जिसे हम राग और द्वेष के रूप में जानते हैं। आधिपत्य और सुविधा, ये 2 हैं जिन्होंने रंग दिया हमारी दृष्टि को। उसी से हम अपने आप को भी देखते हैं, उसी से हम अपनी धारणा बनाते हैं, परसेप्शन। ये परसेप्शन बड़ी घातक है। जब हम अपनी परसेप्शन ओढ़े हुए विचारों के द्वारा बनाना आरंभ करते हैं, तो जीवन रूपी जहाज भटक जाता है। जाना था रंगून चले गए पता नहीं कहाँ। अभी इस पे कल भी बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। कर्मयोग के लिए आवेदन जिन्हें देने हैं वो दे दें, और कठोपनिषद के लिए भी जिनको देना है वो दे सकते हैं। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।